सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरानगी में डैन किंगशन से कहता है कि सीनियर ये तो अभी डैन किंगशन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही कहता है कि हाँ, जो तुम देख रहे हो यही है मेरी ट्विन सोल्स। इनमें से एक तो मेरी स्वॉर्ड की सोल है जबकि दूसरी वाली एक हेवन ड्रैगन की सोल है। तो अब डैन किंगशन की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन अभी भी हैरानगी में उन ट्विन सोल्स को ही देख रहा होता है, जिन्हें की देख करके तो ज़ूफेन की भी पूरी तरीके से बोलती बंद हो चुकी होती है। तभी अचानक डैन किंगशन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ज़ूफेन को बाहर निकाल देता है और फिर ज़ूफेन से कहता है कि इसी वजह से मैं इस वेस्टरलैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ और अब इसी के साथ में मेरी तरह अगले तुम होने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास भी मेरी इन ट्विन सोल्स का राज आ चुका है। तो अब ये सुनकर तो ज़ूफेन भी एक इवल से स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है ट्विन सोल्स की अपीयरेंस अभी तक बिल्कुल नहीं थी, जहाँ तक कि सीक्रेट डोमेन में भी नहीं थी। तो इसका मतलब इस मोर्टल डोमेन में भी कुछ काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। तो इधर डैन किंगशन आगे ज़ूफेन को बताता है कि यूजुअली तौर पर सोल फॉर्मेशन एक बार होती है और वो भी सिर्फ इथेरियल स्टेज पर, जो कि एक इंसान की सोल की कल्मिनेशन स्पिरिट होती है। मगर उनकी जगह पर ज़ूफेन हम लोग अलग हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी कल्मिनेशन स्पिरिट को रेडिएंट स्टेज में ही पा लिया और उससे अपनी सोल फॉर्म कर ली, और इसी वजह से हम लोग आगे अपनी सोल को एक बार फिर से फॉर्म करा सकते हैं। मगर लेकिन इस चांस के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है, जिसमें कि पहली कंडीशन तो ये है कि तुम्हारी दूसरी सोल फॉर्मेशन तुम्हारी पहली सोल फॉर्मेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, और फिर तुम्हारी पहली सोल को तुम्हारी दूसरी सोल से इंटरफेरेंस करा करके उसे और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा हार्ड होना होगा। तो डैन किंगशन की इस बात पर ज़ूफेन कहता है कि ये आसान है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि मुझे ये तो करना ही होगा, क्योंकि वैसे भी मैंने अपनी पहली सोल रेडिएंट स्टेज में ही फॉर्म कर ली थी। इसलिए जब मैं अपनी इथेरियल स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, मेरी सोलर स्पिरिट को भी मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो इस पर डैन किंगशन हंसते हुए कहता है कि दूसरों के लिए ये आसान हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक चुनौती होगी। तो ये सुनकर तो ज़ूफेन भी कहता है कि ओ, तो इसका क्या मतलब है? तो डैन किंगशन उसे बताता है कि ये चीज ट्विन सोल की सेकंड कंडीशन से रिलेटेड है। कोई भी माउंटेन सबसे ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी सोल को एक्सपेंड होकर के तुम्हारी स्पिरिट बनना है, इसलिए उसे तुम्हारी पहली सोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी पहली सोल को सप्रेस करके खुद को फॉर्म करा पाए, वरना तो तुम इसे करने में पूरी तरीके से फेल हो जाओगे। डैन किंगशन की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया, और फिर ज़ूफेन अपनी फर्स्ट सोल के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरी फर्स्ट सोल हेवन ड्रैगन सोल है, जो कि एक वर्ल्ड एनर्जी का ही स्वरूप है, जो कि साथ ही एक सोल का सबसे अच्छा रूप भी है। तो फिर मेरे लिए हेवन ड्रैगन सोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो सकता है? तो अब जब ज़ूफेन इसके बारे में ये सब सोच रहा होता है कि तब इधर डैन किंगशन आगे ज़ूफेन से कहता है कि क्योंकि तुम मुझे पहले नहीं मिले, और साथ ही ये देख करके हम दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा एक समान हैं। अगर मैं तुमसे पहले ही मिल चुका होता तो मैं तुम्हें पहले ही पहली सोल बनाते हुए इस बात की चेतावनी दे चुका होता, ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने अपनी पहली सोल तलवार की बनाई, ताकि उसे मेरे हेवन ड्रैगन की सोल के साथ में दबाया जा सके और ट्विन सोल आर्ट की कंडीशन को कंप्लीट किया जा सके। तो तब इस पर ज़ूफेन डैन किंगशन कहता है कि सीनियर, अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे पछतावा करने पर मजबूर करा रहे हैं, लेकिन अब मैं ये मानने से बिल्कुल इनकार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको भी पहली बार हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म करने का मौका दिया जाता, तो आप भी तलवार सोल की जगह पर पहले उसे ही चुनते, और मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि तब आप ये भी नहीं जानते होंगे कि ट्विन सोल भी होती है। ज़ूफेन की इस बात पर तो डैन किंगशन भी शब्द खड़े रह जाते हैं, और फिर आगे ज़ूफेन से कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब मैंने अपनी स्वॉर्ड सोल को फॉर्म किया था, मेरे पास में हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म करने का पहला चांस बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि इसी की वजह से मुझे अपनी ट्विन सोल फॉर्म करने की अंतर्दृष्टि मिली और ना रुकने का जुनून भी। तो इसके बाद में फिर ज़ूफेन आगे डैन किंगशन से पूछता है कि ये बताइए क्या होगा कि अगर मैं अपनी सेकंड सोल फॉर्म को भी हेवन ड्रैगन की सोल बनाऊं? तो इस पर डैन किंगशन कहते हैं कि लड़के, तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि एक पहाड़ दो टाइगर्स के लिए कभी काफी नहीं रहता, और अगर कोई इंसान अपनी ट्विन सोल भी बिल्कुल पहले की तरह सेम टाइप की बना लेता है, तो ये सच में उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम होगा, और यही कारण है कि एक आदमी में कभी दो बीस्ट सोल नहीं हो सकती, और अगर तुम चाहते हो कि वो एक साथ रहें, तो उन्हें अलग अलग चीजें होना होगा, और अगर तुम एक और हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म करने की कोशिश करोगे, तो तब इस पर तुम्हारी पहली सोल फॉर्म बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगी, जो कि फिर हमें हमारी तीसरी कंडीशन की ओर ले जाती है। और उदाहरण के लिए अपने
इस कमरे को ही ले लो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे अलावा इस रूम में अंदर आ जाए जिसे कि तुमने पहले कभी ना देखा हो, तो उसे तुम परेशान हो जाओगे और उसे अंदर आने नहीं दोगे। जबकि अगर तुम्हारे रूम में कोई चींटी या फिर मक्खी अंदर आ जाए तो तब इस पर तुम जरा भी परेशान नहीं होगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने हितों के लिए तुम उस चींटी या फिर मक्खी को अपने लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं मानते हो। डनगिंशन के इस बात को ज़ूफेन इधर समझ जाता है और फिर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। दूसरे शब्दों में कहें तो हेवन ड्रैगन सोल स्वॉर्ड सोल को अपने सामने एक चींटी के अलावा और कुछ भी नहीं समझता। हेवन ड्रैगन सोल क्लियरली तौर पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट कोर है, इसलिए उन दोनों सोलों को अपने हितों को लेकर के एक दूसरे से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़ा नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप हर जगह शांति होती है। तो ज़ूफेन की इस बात पर डनगिंशन कहता है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बच्चे मैं यही कहना चाहता था। और जब वो दोनों सोल्स एक दूसरे के साथ में यूनाइट हो जाती हैं, तो उनके एक साथ मिल जाने के बाद में वो दोनों सोल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होकर के ट्विन सोल्स कहलाई जाती हैं। और जहाँ तक उन्हें प्राप्त करने का सवाल है, तो मैं ऑलरेडी वो तो मैं लिख करके पहले ही दे चुका हूँ। अच्छी तरीके से केयरफुली पढ़ना और अपना पूरा बेस्ट देना। और अब क्योंकि मैं बस तुम्हारी यहीं तक मदद कर सकता था, तो ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ। इतना कह करके जैसे ही डनगिंशन जाने लगता है, तो अब ज़ूफेन उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि मगर लेकिन सीनियर, मैं बाकी की सारी चीजें तो समझ गया, मगर लेकिन मुझे ये तो बता करके जाए कि आखिर मैं हेवन ड्रैगन सोल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल कैसे बना पाऊंगा। प्लीज मुझे इस बारे में समझा के चाहिए सीनियर। तो इस पर डनगिंशन कहता है कि मेरे पास इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किस्मत पर ही निर्भर करता है। और इन सब के अलावा मैंने किसी भी हालात में तुम्हारे फेवर को रिटर्न कर दिया और खुद को इस बंधन से मुक्त कर लिया है। और अब तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी सफलता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर ही टिकी होगी। और वैसे भी मैं इसके लिए बिल्कुल शक्तिहीन हूँ। कहते ही फिर डनगिंशन वहाँ से बड़ी तेजी से चला जाता है। इधर ज़ूफेन सिर्फ उसे रोकता रह जाता है और फिर वहाँ पे खड़ा अपने मन में कहता है, डैम तुम ऐसा अनफरामोस बूढ़े खुसट, तुमने क्लियरली तौर पर इस चीज का सिर्फ और सिर्फ मुझे लुभाने के लिए ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि आखिर मैं उस हेवन ड्रैगन सोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल कैसे बना पाऊंगा। तो कहते ही फिर ज़ूफेन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, फिर उसकी उंगलियों में से रेड कलर का ऑर्डर निकलने लगता है। बाद ही ज़ूफेन के हाथ में उसकी सीक्रेट डिमोनिक स्वॉर्ड हो जाती है और फिर उसे देख ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि ओ वॉल्टिंग स्वॉर्ड, मैं उस समय इतना ज्यादा जल्दी में था कि तब मुझे तुम्हारा नाम जानने का भी समय नहीं मिला। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर वो ओल्ड मैन क्या चाहता था। इसलिए अब मैं बस सिर्फ यही आशा कर सकता हूँ कि वो कमबख्त फिर से मेरे पास इसे लेने के लिए ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर ज़ूफेन अपने मन में ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक टेलीपैथी के थ्रू ज़ूफेन के दिमाग में डनगिंशन की आवाज आती है कि वैसे लड़के। लेकिन अचानक इस आवाज को सुनकर तो ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जल्दबाजी से स्वॉर्ड को छुपाने की वजह से वो फिर से और ज्यादा जख्मी हो जाता है। जबकि डनगिंशन अभी भी टेलीपैथी के थ्रू उससे कहता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम बैटल के बीच में अपने इन जख्मों को हमेशा के लिए छुपा करके रख पाओगे, और अगर उन दोनों एक्सीलेंटों ने इसके बारे में सच्चाई का पता लगा लिया बाद में तो तुम और भी ज्यादा बुरे फंस जाओगे। तो इस पर ज़ूफेन अपना दर्द छुपाते हुए कहता है कि मेरे बारे में इतनी चिंता करने का आपका शुक्रिया सीनियर, लेकिन इस चीज के लिए मेरे पास एक ब्रिलियंट प्लान है। तो इस पर डनगिंशन कहता है कि ओ ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मगर लेकिन अगर दुर्भाग्य तुम्हारे साथ हो जाता है तो बेहतर होगा कि तुम इसमें अपने साथ मुझे भी ना घसीट लो और जो कुछ भी तुम्हारे साथ में हुआ वही बता देना, वरना ये कितनी ज्यादा शर्म की बात होगी, इतनी ज्यादा आंखें तुम्हारे ऊपर होंगी। हालांकि मैं इस परेशानी को शुरुआत से ही रोक देता ताकि इससे तुम्हारा कॉन्शियस बिल्कुल शांत रहे, लेकिन अगर मैं अभी ऐसा करता हूँ तो इसका उल्टा ही असर होगा। डनगिंशन की ये सारी बातें सुनने के बाद में ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है, क्या ये आदमी सारा मैटर अपने हाथ में ले लेता? वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं नाटक करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ और अभी सभी लोग मेरे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए वो अभी मुझे नहीं छुएगा। ना तो ये सोच करके तो मेरी रूह भी कांप रही है कि आखिर यहाँ की कैसी हालत होती। इतना कहते हुए फिर ज़ूफेन डनगिंशन के हाथों से दी गई उस टेक्निक को देखने लगता है, फिर अपनी फिंगर का यूज करते हुए उस टेक्निक को खोल करके देखता है। इसे देखते ही ज़ूफेन काफी ज्यादा हैरान और शॉक हो जाता है, साथ ही फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि डनगिंशन सच में एक ट्रू जीनियस है, जिसने कि खुद अपने हाथों से इतनी ज्यादा रहस्यमय आर्ट का आविष्कार किया है। सच में ये तो एक शर्म की बात है कि वो इस मोर्टल डोमेन में पैदा हुआ और उसकी ये शुरुआत ही खराब रही, वरना अगर वो पहले ही सीक्रेट डोमेन में पैदा हुआ होता तो अब तक तो वो एक माइटी सेंट लेवल तक पहुंच चुका होता। तो फिर अब इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है, फिर अगला सीन वापस से उसी दिन उस अरीना का होता है, यहाँ पे कि अब आगे की फाइट शुरू होने वाली है और इसी के साथ में हमें ज़ूफेन के सुपीरियर 3 सेक्टों के ओपोनेंट्स को भी दिखाया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स एक यानमो का सेक्ट होता है, दूसरा हमारा वुकिंगी और येलिंग का, और तीसरा होता है हमारा बड़बोले का सेक्ट। इसी के साथ में उनके सामने हमें दूर फेरी सुई और सिस्टर चुचू को दिखाया जाता है। तो फेरी सुई और किंग चैन से कहती है, किंग चैन देखो यहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्ट्स भी आ चुके हैं, देखो जो सही वो लोग भी कितने ज्यादा
ज्यादा सीरियस लग रहे हैं और लगता है कि अब उन्हें भी इन मैचेस में काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। तो सिस्टर मुझे बताओ, क्या तुम्हें भी सच में यही लगता है कि डीमंस गेमिंग सेक्ट सच में सुपीरियर 3 सेक्टरों के लिए कोई खतरा होगा, और क्या साथ ही वो उन्हें हरा करके हजारों सालों की हिस्ट्री को चेंज कर पाएंगे? तब इस पर हमारी सिस्टर जो भी अपने आशिक पर एकदम बावली होते हुए कहती हैं कि मुझे यकीन है जब वो अपना कदम रखेगा तो उसके सामने किसी की भी पोजीशन सेफ नहीं रह पाएंगी। मैं ये इतना बिलीव से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है, और मेरे लिए तो अभी एक सामान्य घटना बन चुकी है। क्योंकि ज़ुफेन के सामने हमेशा ही जितने ज्यादा बड़े और महान लोग आए हैं, वो जितने ज्यादा मजबूत होंगे उनकी उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि वो लोग अपने थ्रोन, अपने सिंहासन से नीचे गिर दिए जाएंगे। तो इधर किंग चैन की ये सारी बातें सुनकर के उसकी साइड पे खड़ी लड़की डैनियल भी उससे कहती है कि सिस्टर किंग चैन, क्या आप सच में उसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करती हैं? मगर अब आगे आने वाले 4 सेक्ट्स पिछले सेक्टों से बेहद ही ज्यादा अलग है। तो इस पर सिस्टर चुचू कहती हैं कि वो एक चमत्कारी इंसान है, क्योंकि अगर वो कुछ भी करना चाहे और वो उसे ना कर पाए, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बाकी की सभी लड़कियां भी सिस्टर चुचू को छेड़ते हुए कहती हैं कि हाँ आपका बंदा ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। इतना कहते हुए फिर वो लोग हंसने लगती हैं। जबकि तभी स्टेज पर आते हुए हमें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को दिखाया जाता है, और फिर इधर अनाउंसर भी अनाउंस करते हुए कहता है कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट और डीमंस गेमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स आ चुके हैं। उसके बाद ज़ुफेन और बाकी की सभी टीम भी आ जाती है, और फिर उनकी टीम के तो एक रेफरी एल्डर कहता है कि डीमंस गेमिंग सेक्ट के पास में सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट है, और इसका मतलब कि आप लोग एक डिसएडवांटेज में हो। तो बताएं कि आपके पास में उसका कोई रिप्लेसमेंट है? रेफरी एल्डर की इस बात पर ज़ुफेन कहता है कि एल्डर, आपकी इतनी ज्यादा चिंता करने का शुक्रिया, मगर हमारा ये डीमंस गेमिंग सेक्ट क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है, न कि क्वांटिटी के ऊपर, इसलिए हम लोग फिर भी फाइट करेंगे भले ही हमारा एक आदमी कम हो। तो ज़ुफेन की बात सुनकर फिर रेफरी एल्डर भी कहता है कि बहुत अच्छे। तब इधर ज़ुफेन के सामने जनरल स्वॉर्ड यानी कि वेंटाओ आते हुए उससे कहता है कि मेरा भी स्वॉर्ड गॉड सेक्ट कोई ऐसा सेक्ट नहीं है जो कि किसी के कमजोर बड़े समय में उसका फायदा उठा करके अपने एडवांटेज में रहे, मगर मेरे ख्याल से डीमंस गेमिंग सेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसे कि मुझे वाकई में काफी ज्यादा सीरियस लेना होगा, और भले ही एक ही व्यक्ति क्यों न बचा हो, ब्रदर जू, हम फिर भी उससे फाइट लड़ेंगे, और हम दोस्तों वैसे ही डिटरमिनेट रहेंगे जैसा कि हम हमेशा से रहते हैं। इसलिए ब्रदर जू, हमारे ऊपर प्लीज थोड़ी दया और उदारता दिखाना। अब जनरल स्वॉर्ड के इस तरीके के एक्सप्रेशन को देख करके ज़ुफेन भी उससे कहता है, ब्रदर आप सच में काफी ज्यादा पोलाइट है। और फिर इसी के साथ में ज़ुफेन अपने मन में भी कहता है कि वेंटाओ निश्चित रूप से करिश्माई और चतुर है, ऐसा कि उसके बारे में कहा जाता है। जेंटल स्वॉर्ड, शार्प और बिल्कुल स्मूथ। अब जब वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे के सामने होते हैं, अभी उनकी साइड पे एल्डर उनसे कहते हैं कि अब जबकि दोनों ही साइड्स मैच को स्टार्ट करने के लिए एग्री हैं कि अब मिडिल 3 सेक्टों से स्वॉर्ड गॉड सेक्ट वर्सेस लोअर 3 सेक्टों से डीमंस गेमिंग सेक्ट, इन दोनों के दरमियान हमारे मिडिल 3 सेक्टों के आखिरी मैच, उनके बीच आखिरी बैटल को शुरू करने के लिए डायमेंशन को ओपन किया जाए। इसी के साथ दूसरे डायमेंशन के पोर्टल को ओपन कर दिया जाता है। इसके बाद में जेंटल स्वॉर्ड ज़ुफेन से कहता है कि ब्रदर जू, पहले आप। इस पर ज़ुफेन भी बड़ी ही पोलाइटली उससे कहता है, अरे नहीं ब्रदर वेन, आपको पहले आगे बढ़ना चाहिए। और फिर इसी के साथ में वो दोनों लोग सुमेरो वर्ल्ड के अंदर जाने लगते हैं। चने की जाता हुआ देख करके ऑडियंस में से एक बंदा कहता है कि क्या डीमंस गेमिंग सेक्ट हर उस व्यक्ति के लिए क्रूल नहीं है जो कि उसके रास्ते के बीच में चलने की कोशिश करता है? कम से कम डीमंस गेमिंग सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बीच, जिनमें से एक तो डिमोनिक और दूसरा राइटियस सेक्ट है, जो कि एक दूसरे के नेचुरल दुश्मन है, मगर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं दिख रहे। इसका मतलब हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का क्रूल भाग्य, उनकी ऐसी बुरी हालत बिना किसी रीजन की नहीं थी। उस इडियट को इतना ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा दिखावा करने वाले लोगों की तो ऐसे ही मौत हो जाती है। उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनकर के तो हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का यंग मास्टर रैन भी गुस्से में अपने मन में कहता है, कमीने ज़ुफेन। मगर तभी अचानक उनके पीछे कोई आता है और उनसे कहता है, एल्डर की यंग मास्टर रैन, मेरे मास्टर सेक्ट लीडर रैन को एक मैसेज भेजना चाहते हैं, तो बताएं क्या आप इसके लिए बात करना चाहेंगे? तो तब इस पर रैन कॉन्ग उस बंदे से कहता है, पहले ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो? हमें भी उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे ही डीमंस गेमिंग सेक्ट का ल्यूजी होता है, और इसके दिमाग में कुछ तो अलग खिचड़ी पक रही होती है। इसके के बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। अगला सीन हमें सीधा सुमेरु रीजन का दिखाया जाता है, यहाँ पे ज़ुफेन एंटर कर चुका होता है और कहता है ये वही पुरानी ओल्ड सेम स्टोरी है, तो बताओ कि आखिर कौन मेरे साथ में एक अच्छा टाइम बिताना चाहेगा? तब इस पर ज़ुफेन के सामने जनरल स्वॉर्ड भी उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे 8 बॉडीगार्ड्स से निपटने के लिए एकदम सही तरीका निकाल लिया है। तो रैन कॉन्ग भी फाइट लड़ने के लिए तैयार होते हुए अपने आर्मर को उतार देता है, जिस पर इधर ज़ुफेन भी उससे कहता है कि तुम एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हो और मेरे पास ऐसे 6 लोग हैं जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सकते
सकते हैं। इसके अलावा तुम सभी 10 लोग भी एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हो, जो कि बड़े ही आसानी से मेरे इन लोगों को हैंडल कर सकते हो। तो तब इस पर रैनकॉन्ग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रदर जू ने इस ट्रायल को सेटअप किया है, इसलिए मुझे खुद इसका स्वयं ही सामना करना होगा। क्या मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने जूनियर ब्रदर्स का उपयोग करके ब्रदर जू की अवमानना को अर्जित नहीं कर लूंगा? तो इस पर की चंगलोंग भी आगे बढ़ते हुए वेंटाओ से कहता है कि वेंटाओ, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अकेले ही हम 8 लोगों का सामना कर सकते हो? अगर तुम्हारे एरोगेंस, तुम्हारे अहंकार की बात करें तो तुम अभी फिलहाल इथेरियल स्टेज की 4th लेयर पर हो, मगर हम में से 2 भी इथेरियल स्टेज की 3rd लेयर पर हैं, जिन्हें कि तुम भी इतनी आसानी से हरा नहीं पाओगे। तो तब इस पर वेंटाओ की चंगलोंग से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो अब ये देखना ही बाकी है। फिर वेंटाओ की चंगलोंग के ऊपर बड़ी तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर जू, अब तुम जल्द ही मेरे साथ में फाइट लड़ने वाले हो, क्योंकि मेरे सामने की ये लड़ाइयाँ तो अभी मेरे लिए सिर्फ एक वार्म अप होंगी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही क्षणों में मैं बहुत जल्दी इन लोगों से निपट लूंगा, जो कि मेरे सामने कुछ भी करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। वेंटाओ के इस बात के ऊपर की चंगलोंग भी भड़कते हुए कहता है कि तुम में क्या हिम्मत है, यहाँ तक कि तुम हमें भी कुछ नहीं समझ रहे, मगर क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? क्या इसके बदले तुम इतनी जल्दी स्टीवर्ट जू तक पहुंच पाओगे? तो कहते ही फिर की चंगलोंग अपनी सोल बॉडी का इस्तेमाल करता है, जो कि एक बड़े से टावर की तरह होती है, और की चंगलोंग उसे सीधा ऊपर से वेंटाओ के ऊपर दे मारता है। इधर वेंटाओ तो की चंगलोंग के इस हमले को अपनी उड़ाते हुए देख करके एक हल्की सी स्माइल करता है, जबकि ये देखकर तो की चंगलोंग अपने उस हमले में अपनी पूरी जान लगा देता है। अगर इधर वेंटाओ की स्पीड तो इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो पलक झपकते ही चंगलोंग के उस हमले को बड़ी तेजी से साइड पर डॉच कर लेता है, और फिर अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को अपनी 2 उंगलियों में कंडेंस करने लगता है। इसके बाद वेंटाओ बड़ी ही तेजी के साथ में चंगलोंग की सोल फॉर्म को अपनी उन 2 उंगलियों के साथ में ही 200 में काट डालता है, और फिर ऐसी खतरनाक लुक के साथ में वो की चंगलोंग को घूरने लगता है, क्योंकि इधर इस तरीके से सोल बॉडी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका बैकलैश की चंगलोंग को भी लगता है, जिस वजह से वो घायल होकर के अपने मुंह से खून खांसने लगता है, और इसी तरीके से बड़ी आसानी से की चंगलोंग वेंटाओ के सामने हार जाता है। इधर की चंगलोंग को इतनी ज्यादा तेजी और इतनी ज्यादा आसानी से हारते हुए देख करके तो गुयू और कुईलेंग भी घबराते हुए कहते हैं, क्या आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक मूव के साथ ही उसने उसे हरा दिया, जहाँ तक कि उसने अपनी सोल को भी रिलीज नहीं किया। तो तब ये सब देख करके तो पीछे से जू फेन भी हल्की सी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने प्लान के लिए एक ऐसा ही तो बंदा चाहिए था। क्योंकि इधर हमें फिर से वेंटाओ की ओर दिखाया जाता है, क्योंकि की चंगलोंग को हराने के बाद में आगे बढ़ते हुए कहता है कि माफ करना ब्रदर की, क्योंकि मैंने थोड़ा इजी काम किया है, और अब तुम 6 घंटों तक ऐसे ही रहने वाले हो, उसके बाद में तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इतना कहते हुए वेंटाओ की चंगलोंग को पार करते हुए चला जाता है। की चंगलोंग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल जिंदा नंगी बेइज्जती है, जो कि वही मिडिल 3 सेक्टों के टॉप के सेक्ट और लोअर 3 सेक्टों के बीच का पावर गैप है। हम लोग भले ही मिडिल 3 सेक्टों को चैलेंज कर रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि ये सब किसने किया। इसके अलावा भले ही हमारे पास में अब एक मिडिल 3 सेक्टों का स्टेटस है, लेकिन फिर भी अभी भी हम उनकी जीनियस नेट्स तक पहुंचने में काफी ज्यादा दूर है, और स्टीवर्ट जू भले ही हमें यहाँ तक तो ले आए हैं, लेकिन अब बाकी के रास्ते हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा। फिर इधर वेंटाओ अपनी बॉडी में अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करता है, और की चंगलोंग और बाइलियान को हराने के बाद में वो स्माइल करते हुए कुईलेंग, गुयहू और यूलिंग को देख रहा होता है, और फिर सीधा उन तीनों की ओर ही आने लगता है। जबकि ये देखकर कुईलेंग चिल्लाते हुए उससे कहता है कि वेंटाओ, तुम ये मत सोचना कि तुमने सीनियर ब्रदर की को हरा दिया है, तो तुम हम लोगों को पास करके भी बड़ी आसानी से यहाँ से चले जाओगे। इतना कहते हुए फिर वो तीनों भागते हुए वेंटाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जबकि इधर वेंटाओ फिर से अपनी उस स्वॉर्ड एनर्जी के स्किल को एक्टिवेट करता है, बड़ी तेजी से उन तीनों के ऊपर एक एक कर अटैक करते हुए उन्हें एक पल में ही पार करके आगे निकल आता है। तो अब इधर वेंटाओ ने बड़ी ही आसानी से इथेरियल स्टेज के सभी एक्सपर्ट्स को हरा दिया होता है, और उसने उन्हें सिर्फ घायल किया होता है, ना कि मारा होता है। इसके बाद में फिर हंसते हुए वो पीछे के सभी लोगों से कहता जाता है कि मुझे माफ करना, मगर देख करके लगता है कि तुम सभी लोग एक साथ मिलकर के मुझे रोकने के लायक नहीं हो। इतना कहने के बाद में फिर वेंटाओ यूएर गैंगर और टाइशिक के सामने आ जाता है। तो देख करके तो वो तीनों पहले ही काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। फिर वेंटाओ स्माइल करते हुए उन लोगों से भी कहता है, हम लोग तुम्हारे उस अजीब और विचित्र स्टीवर्ट का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, तो इसलिए प्लीज नीचे झुके रहो और हमें डिस्टर्ब ना करो। इतना कहते हुए फिर वेंटाओ उन तीनों के ऊपर भी अपना उस स्लैश अटैक का यूज करते हुए आगे गुजर जाता है, जिस वजह से वो तीनों भी हार करके नीचे गिर जाते हैं। और इधर वेंटाओ एकदम मस्त जैसे कि गार्डन में घूम रहा हो, टहलते हुए जूफेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो बाहर से ये देख करके तो वो किंग
भी वेंटाओ से इम्प्रेस होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वेंटाओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा, और मुझे यकीन है कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स वाकई में सुपीरियर 3 सेक्टों में आने के लिए पूरी तरीके से वर्दी हैं, अगर जब तक वो अपनी आखिरी रुकावट को हटा नहीं देते, के बाद जैसे ही वो उसे हटा देते हैं तो उसके बाद में फिर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के साथ में हमारी अगली मीटिंग चैलेंज राउंड में होगी। तो इस पर यानवो वोकिंग से कहता है कि मगर लेकिन बस इतना ही, वो इतना ही आगे बढ़ सकते थे। उनके सामने उनकी सबसे बड़ी रुकावट स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सामने उनका सबसे बड़ा सरदर्द खड़ा है। पर वोकिंग भी यानवो से कहता है मैं ये मानता हूँ कि ज़ू फेन वाकई में काफी ज्यादा टफ है, अगर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट भी अब उसे ज्यादा आगे तक बढ़ने नहीं देगा। उनके 10 लोगों के अगेंस्ट अकेला ज़ू फेन है, तो मुझे लगता है कि संभावनाएं अब काफी ज्यादा बराबर है। ज़ू फेन इतनी आसानी से उन 10 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को नहीं हरा सकता। तो अब इस पर यानवो कहता है इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने कभी भी उस कमीने के पंच का सामना नहीं किया है। तो अब इस पर यूलिंग भी कहता है कि मैं इस बार यानवो के इस बात के ऊपर पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, क्योंकि बिना किसी डाउट के इस फाइट का आखिरी विनर तो सिर्फ और सिर्फ ज़ू फेन ही होने वाला है। पर वोकिंग भी उससे कहता है कि जूनियर ब्रदर आखिर तुम इतने ज्यादा निश्चित क्यों हो, क्योंकि ना सिर्फ मैं बल्कि तुमने भी अभी तक उसके साथ में कोई फाइट नहीं लड़ी है। तो बाइलेन कहता है क्योंकि मैं इसका नेचुरली दुश्मन हूँ, इसलिए मैं उसे लेकर के इतना ज्यादा श्योर तो हूँ ही कि वो उससे तो बिल्कुल नहीं हार सकता। तो इधर डेनियर भी ये सब देखते हुए किंग चैन से कहती है कि किंग चैन जरा देखो अब इधर वो ज़ू फेन उन 10 के अगेंस्ट अकेला ही है, तो क्या वो अब भी ठीक रहेगा। जबकि तभी उन लोगों के पीछे एक बंदा हंसते हुए कहता है मिडिल 3 सेक्टों के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट को फेस करने के बाद में वो कमीना अब हारने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। अभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर ही होता है। तो अब इधर अपने यंग मास्टर को इस तरीके से इवल की तरह हंसते हुए देख करके डेनियर भी परेशान होते हुए किंग चैन से कहती है कि अब भले ही यानवो का सारा मैटर खत्म हो चुका है, फिर भी इधर यंग मास्टर ज्यादा और ज्यादा इवल होते जा रहे हैं। जबकि इधर किंग चैन डेनियर से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से ही सभी के अगेंस्ट अकेला खड़ा रहा है, और अभी उसके अगेंस्ट सिर्फ कुछ लोगों के खड़े हो जाने से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब भी वो किसी का सामना करता है तो वो सभी लोग खुद ही उसका शिकार बन जाते हैं। तो किंग चैन की ये बात सुनकर तो उनका यंग मास्टर अब गुस्से में अपने दांत पीसता रह जाता है। तभी फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वेंटाओ सीधा ज़ू फेन के सामने खड़ा होता है, और फिर वो भी ज़ू फेन के बारे में सोचते हुए थोड़ा गड़बड़ाते हुए अपने मन में कहता है कि हर कोई जानता है कि मनुष्य नेचुरली तौर पर एक सोशल एनिमल है, यहाँ तक कि एक लोन वुल्फ भी अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी निर्भर हो जाता है, और जब इन लोगों को कोई नुकसान पहुँचता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ तो महसूस करते हैं। मगर लेकिन ये इंसान बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट का कोई पार्टी ना हो और उनके डिसाइपल्स से इसका कोई लेना देना ना हो। वो एक विशाल चट्टान में फंसी तलवार के समान है जो कि पूरी तरीके से गर्व से भरी हुई हो, और उसके करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। और इस बंदे के लिए डीमन स्कैमिंग सेक्ट को हराना उसको हराने के बराबर बिल्कुल नहीं है। और देख करके लगता है कि अब मुझे फिर से फाइटिंग स्टार्ट करनी होगी। वेंटाओ के इतना कहते ही फिर उसकी रिंग से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लू कलर की स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होने लगती है, और तभी अचानक उसके हाथ में उसकी कमाल की ब्लू स्वॉर्ड आ जाती है। इसे देख करके तो ज़ू फेन भी अपने मन में कहता है कि ओ तो एक 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है। जबकि इधर वेंटाओ तो बिना एक पल की देरी किए ज़ू फेन के ऊपर सीधा अपना एक स्पेशल अटैक एम्प्टी ग्रेस स्वॉर्ड विंड के साथ में अटैक कर देता है, और फिर वेंटाओ अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को अनलीज करते हुए बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड के साथ में ज़ू फेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इधर ज़ू फेन भी वेंटाओ और उसकी स्वॉर्ड को अपनी उड़ाता हुआ देख करके अपनी आईज ऑफ द वॉइड की 4th स्टेज का इस्तेमाल करता है। तभी इसी के साथ में ज़ू फेन की आंखें गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है, जिसके साथ ही ज़ू फेन का डोमेन एक्सपेंशन यानी कि स्पेस कर्सर एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें एंटर करते ही वेंटाओ की वो स्वॉर्ड तो वहीं पर बीच में रुक जाती है। और तभी वेंटाओ भी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को छोड़ता है, जल्दी से पीछे हट करके ज़ू फेन के डोमेन में अंदर आने से बच जाता है, और फिर स्माइल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए स्पेल कास्ट करता है। तभी वेंटाओ की इस तलवार के अंदर से काफी ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो उसे देख ज़ू फेन भी कहता है कि ये स्वॉर्ड एनर्जी ये मेरे स्पेस कर्सर पे भी घूम पा रही है। तभी इधर अचानक से वो स्वॉर्ड एनर्जी वेंटाओ की स्वॉर्ड पर एक ही पॉइंट पर एब्जॉर्ब होने लगती है, जिस वजह से उस स्वॉर्ड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से ज़ू फेन के स्पेस कर्सर के अंदर भी क्रैक आने लगते हैं। तो ये देख करके तो ज़ू फेन भी शॉक होते हुए कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ू फेन का वो पूरा ही स्पेस पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है, और फिर वेंटाओ की स्वॉर्ड बड़ी
तेजी से अटैक करने के लिए जूफेन की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी जूफेन अपने उसी हाथ को सामने ला देता है जो हाथ ऑलरेडी सीक्रेट स्वॉर्ड से घायल हो चुका था, और उसी हाथ में उसी जगह के ऊपर वो स्वॉर्ड भी जाकर के धंस जाती है। जिसके बाद जूफेन भाई अपनी गॉड लेवल एक्टिंग का यूज करते हुए दर्द में एक चीख मारता है, जिसका मतलब यही है कि जूफेन ने खुद अपने आप ही अपने डायमेंशन को कमजोर करके उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लगने दिया। मगर अब क्योंकि बाकी किसी को भी जूफेन की इस एक्टिंग का पता नहीं चलता, तो डेनर भी हैरान होते हुए सिस्टर चुचू से कहती है कि किंग चैन वो तो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। किंग चैन को तो अभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो पाता, और फिर वो जूफेन को इस तरीके से देख करके वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में जूफेन को आवाज लगाती है। जबकि तो यानमो को भी इस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं होता, और वो शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरा जब पहले उसके साथ में मुकाबला हुआ था तो मैं उसके ऊपर एक स्क्रैच तक भी नहीं दे पाया था, और आखिर अब इस साधारण से वेंटाओ ने आखिर उस सनकी के हाथ में अपनी तलवार को कैसे घुसेड़ दिया। तो इस पर विकिंग भी यानमो से कहता है कि यानमो तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे हो। मुझे लगता है कि वेंटाओ तुमसे एक लेयर नीचे है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, और अगर फैक्ट्स को कंपेयर किया जाए तो उसने अपने इस स्नीक अटैक के साथ में ही जूफेन को जख्मी किया है, और जूफेन भी कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया था, इसलिए उसे ये चोट लगना तो लाजमी था। इस पे यानमो अभी भी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, और अपने मन में कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो क्लियरली तौर पर बिल्कुल सतर्क व्यक्ति है, तो फिर आखिर अब वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। तो तब इधर ये सब देख करके येलिन भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जूफेन ने ये खुद जानबूझ करके किया है। जबकि इधर हमें जूफेन की ओर दिखाया जाता है, वो तो अपने इस प्लान को इस तरीके से कंप्लीट होता हुआ देख करके इवल की तरह स्माइल कर रहा होता है।